Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अमेरिका और इजराइल ने जिस ईरान पर हमला किया, उस जंग को तीसरे हफ्ते में एक तरह से हम कहें दाखिल हो चुकी है। 23वां दिन है। आज की पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले जस्ट मैं भी आपके पास आप सुनाने के लिए कहानी बैठा हूं, उसी वक्त एक खबर आई अमेरिका से सुबह, क्योंकि वॉशिंगटन में इस वक्त सुबह हो रही है, हमारे यहाँ शाम। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों से वो बातचीत कर रहे थे और इस बातचीत के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि अगले 5 दिनों के लिए जंग रोक देंगे, यानी युद्ध विराम, या ये कहें कि सीज फायर। तो 5 दिनों तक अमेरिका ईरान के तेल, गैस या फिर दूसरे ठिकानों पर, बिजली घर, बाकी जगहों पर हमले नहीं करेगा और 5 दिन के बाद वो देखेंगे कि अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो फिर आगे की चीज़ तय करेंगे। तो 23 दिन के बाद अमेरिका का ये ऐलान कि अगले 5 दिनों के लिए सीज फायर कर दिया है, ईरान पर हमला नहीं करेंगे, दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि ईरान ने पलटते हुए ये कहा है कि हमारी ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और इस ऐलान का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईरान सीज फायर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका हमले नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी पलटवार नहीं करेगा। तो ये रही वो खबर, और वो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आया ट्रंप साहब का, वो ये रहा पोस्ट, जिसमें ये कहा गया कि हम 5 दिनों के लिए सीज फायर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अचानक अमेरिका ने 5 दिन के सीज फायर का ऐलान क्यों किया। दुनिया इस बात पर भी हैरान है कि ईरान दुनिया के देशों से मदद मांगते और कहता कि सीज फायर, युद्ध विराम करा दो, लेकिन यहाँ उल्टा है। इससे पहले भी अमेरिका 1-2 बार कह चुका है, लेकिन ईरान हर बार कहता है कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे क्योंकि हमने जंग शुरू ही नहीं की, हम पर हमला हुआ और हम लड़ेंगे। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्यों 23 दिनों में भी अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान को झुका नहीं पाया? और इस जंग में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ? एक सर्वे आज की रिपोर्ट आई अमेरिका से कि वहाँ के 60% से ज़्यादा जो सिटीज़न हैं अमेरिकन, वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं और ट्रंप के इस कदम के ख़िलाफ़ हैं। इस जंग में अब तक अमेरिका को भारी नुकसान भी हुआ है। उसके कुल 16 प्लेन, फाइटर जेट और ड्रोन इस जंग में ईरान के मिसाइल और ड्रोन के हाथों तबाह हो गए। 20 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई है। एक जिसे अजूबा कहा जाता था, F-35, जो दुनिया का सबसे कीमती, सबसे बेशकीमती एक फाइटर जेट, एक हथियार, जिसे दुनिया के कई देश खरीदने के लिए बेताब रहते, उनको ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल ने गिरा दिया। और उसके बाद से अब ये एक सवाल उठने लगा कि क्या वाकई F-35 इतना ख़तरनाक और अनमोल था जिसे कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती? लेकिन ईरान ने गिरा दिया। जो देश अब इस F-35 को अमेरिका से ख़रीद रहे थे, अब उस सौदे पर दोबारा गौर कर रहे हैं। कहते हैं 30 सालों की मेहनत थी और इन पिछले 30 सालों में F-35 डिज़ाइन इसका बनकर तैयार हुआ। $400 अरब इस F-35 को बनाने पर खर्च हुआ और इस F-35 को ईरान ने गिरा दिया। तो इससे उसकी काबिलियत पर भी अब सवाल उठने लगे। F-15 को भी इजराइल और अमेरिका जो इस्तेमाल कर रहा था, ईरान ने अमेरिका के F-15 को भी मार कर गिरा दिया। उसके 12 बेशकीमती ड्रोन जो 27 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ सकते थे, उन्हें भी गिरा दिया। और कुल मिलाकर जो ट्रंप शुरू से कह रहे थे कि बस ईरान की उन्होंने सारी आर्मी, रेवोल्यूशनरी गार्ड और वहाँ की लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, इन सब को ख़त्म कर दिया। तो सवाल ये है कि अगर ये 1 हफ्ते के अंदर ही जंग के, यानी कि 7 मार्च को ही ख़त्म हो चुका, तो अब पिछले 2 हफ्ते से ईरान में लड़ कौन रहा है? ये मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं? कल परसों की ही तस्वीर है कि इजराइल के रेलवे स्टेशन और ट्रेन पर ईरानी मिसाइल गिरे, जिसमें भारी तबाही हुई। खबर ये भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके घर पर ईरान ने बमबारी की। तो जिसे ख़त्म मान लिया गया था, वो ईरान लगातार कैसे डटा हुआ है, कैसे लड़ रहा है? और क्या अब सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप का, चूँकि उनके ख़िलाफ़ लोग हो चुके हैं और ईरान जिस तरीके से डटा हुआ है, जंग लंबी खिंचेगी, नुकसान ज़्यादा होगा, इसमें ईरान का ही नुकसान कम और अमेरिका का ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये 5 दिन के सीज़ फायर है। लेकिन जो भी हो,
सीज़ फायर यानी जंग रुकना दुनिया के लिए अच्छा ही है, ताकि ये तेल और गैस को लेकर जितनी सारी परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान को हराना इतना मुश्किल क्यों है? मैं बात सिर्फ इस जंग की नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 2025 जून में भी जाएं, 12 दिन की जंग के बाद खुद इजराइल ने युद्ध विराम किया था, सीज़ फायर, इस ईरान की तरफ से तब भी नहीं हुआ था। और अब भी ईरान के बयान आ रहे हैं कि हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक जिंदा है लड़ेंगे। तो ये ईरान में ऐसी क्या खास बात है कि जो ईरान को हराना मुश्किल है? और आज से नहीं, पिछले 500 सालों से दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है ईरान। और पिछले 500 सालों से ईरान का एक ही नक्शा रहा है। उसकी वजह है कि ईरान को कभी कोई हरा नहीं पाया। दुनिया के नक्शे पर ईरान का ये नक्शा पिछले 500 सालों से इसी तरह मौजूद है। अलग अलग दौर में इस 500 सालों में ईरान पर बहुत सारे लोगों ने हमले किए, बहुत देश ने, और उसे हराने की कोशिश की। इनमें रोमन थे, इनमें अरब थे, मंगोल थे, तुर्क थे, रूसी थे, ब्रिटिश थे और अब अमेरिका। लेकिन कभी किसी को कामयाबी नहीं मिली ईरान को हराने में। वजह यह कि ईरान जो देश है और इसके आसपास की जो चीज़ें हैं, उसने ईरान को किसी भी देश के लिए जीतना नामुमकिन सा बना दिया। और ख़ास तौर पर 3 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ईरान पर कब्ज़ा करना या ईरान को हराना किसी भी देश के लिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये 3 चीज़ क्या है, उसे समझने के लिए पहले ईरान के नक्शे और ईरान की पूरी ज्योग्राफी को समझना ज़रूरी है। ईरान असल में 3 जो कॉन्टिनेंट हैं हमारे, 3 महाद्वीप, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों का जो संगम इलाका है जहाँ पे ये मिलते हैं, वहीं पर ये ईरान है। एशिया भी, यूरोप भी और अफ्रीका भी। तो ईरान 3 महाद्वीपों के बीच संगम में मौजूद एक देश है। और ईरान से, जो ईरान की सरहद है, कुल 7 देश उसकी सरहद से लगते हैं। इनमें ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ईस्ट मतलब पूरब साइड से। जबकि वेस्ट यानी पश्चिम में इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान है। ये 7 देश हैं जिनसे की सरहद ईरान से लगती है। इसके अलावा ईरान 3 समुद्री इलाकों से भी जुड़ा हुआ है। 3 समुद्री इलाके, 3 समुद्री सरहद ईरान से जुड़े हैं। नॉर्थ में है कैस्पियन सागर, उत्तर में, और साउथ यानी दक्षिण में पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये 3 समुद्री सरहद हैं जो ईरान से लगते हैं। और इसी साउथ में समुद्री सरहद में अगर हम जाएं तो दुनिया की सबसे अहम और ख़तरनाक वो समुद्री रास्ता है जो आजकल चर्चा में, जिसको हम लोग हॉर्मुज़ स्ट्रेट कहते हैं, जहाँ से दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। असल में इसी हॉर्मुज़ के पास, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास भी 3 आइलैंड हैं, 3 द्वीप हैं। एक का नाम है अबू मूसा, एक का नाम है ग्रेटर टुम्ब और एक का नाम है लेसर टुम्ब। 1979 से इन तीनों आइलैंड पर ईरान का ही कब्ज़ा है और ये हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द है। तो इससे इस पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। हालांकि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है, वो हमेशा इस आइलैंड पर अपना कब्ज़ा भी बताता है, लेकिन यह है कंट्रोल में ईरान के सिंस 71। अब ईरान की जो अगर पूरी हम ज्योग्राफी या भौगोलिक बनावट की बात करें तो ईरान है ही ऐसा कि ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने, कुदरत ने इसको एक किले में बनाकर इस देश को जन्म दिया है। एकदम किले के तौर पर है ये देश। और क्यों है, उसकी वजह है जो 3 अहम चीज़ जिसकी वजह से ईरान को हराना हमेशा मुश्किल रहा किसी भी देश के लिए पिछले 500 सालों से। उनमें से पहला है ईरान की पहाड़ियाँ। ईरान की ज़मीन पर करीब 1500 किलोमीटर तक पहाड़ियों का पूरा दामन फैला हुआ है, जिसे हम पर्वतमाला भी कहते हैं। 1500 किलोमीटर एरिया में पहाड़ है जो ईरान के पास है। साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में जो पर्वतमाला या पहाड़ है उसका नाम है जागरोज, जो फारस की खाड़ी से इराक होते हुए तुर्की तक जाती है। सोचिए कितना बड़ा है, 1500 किलोमीटर काफ़ी होता है। तो फारस की खाड़ी से होते हुए टर्की, जो तुर्की हो गया, वहाँ तक जाता है। और ये पूरा पथरीला और बेहद दुश्वार इलाका है एकदम। और इस इलाके से होकर गुजर कर ईरान पर कब्ज़ा करना, कहते हैं, दुनिया का सबसे जोखिम भरा काम है।
क्योंकि बेहद रास्ता दुश्वार, पथरीला, और यही वो इलाका है, यही पहाड़ी है, यही पर्वतमाला है जो ईरान के लिए सदियों से एक ढाल बना हुआ है। दुश्मन इस रास्ते से ईरान में घुसपैठ कर ही नहीं पाते। तो जाने अनजाने कुदरत ने ऐसी पर्वतमाला या पहाड़ी दे दी ईरान को जो 1500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ईरान के लिए किले का काम करता है। इस पहाड़ी से ईरान का आधा मसला तो हल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है दुश्मन इस रास्ते से आ ही नहीं सकते, इतना दुश्वार रास्ता है। अब इसके अलावा जो जागरोस पर्वतमाला है, नॉर्थ में कैस्पियन सागर के पास अल्बोर्स पहाड़, अल्बोर्स पर्वतमाला, ये ईरान को एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच दे देता है। अल्बोर्स, क्योंकि ये सिर्फ न ये है कि इस पहाड़ी रास्ते से ईरान के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, बल्कि ये कि ईरान के लिए सोने का भंडार भी है ये अल्बोर्स, क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम भी है, यहाँ चांदी है, सोना है और जस्ता, जिसे हम जिंक कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा भंडार अगर है तो इसी जगह पर है। तो ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा जिंक का भंडार भी इसी अल्बोर्स पर्वतमाला के पास है। तो जागरोस पर्वतमाला और अल्बोर्स पर्वतमाला, यानी ये दो पहाड़ ऐसे हैं जो ईरान के लिए ढाल का काम करते हैं और दुश्मन का रास्ता रोकते हैं। तो इसलिए ईरान में घुसकर इन रास्तों से हमला करना या कब्जा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और 500 सालों में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की, हार गए। तो पहला है पहाड़। पहाड़ी रास्ता ईरान के लिए ढाल है और वहाँ से आप घुस नहीं सकते। तो पहली चीज़ तो ईरान के लिए नामुमकिन यही पहाड़ और पर्वतमाला है जो उसके लिए ढाल का काम करता है। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है ईरान की जो समुद्री सरहद है, समुद्री सीमा है, समंदर से लगती हुई, वो करीब 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है। आप सोचिए कि पहाड़ 1500 किलोमीटर तो सिर्फ ये जागरोस है, इसके अलावा कैस्पियन सागर के पास जो अल्बोर्स है वो भी कई सौ किलोमीटर। अब आ जाइए समुद्री सीमा, जो सेकंड ढाल का काम करती है ईरान के लिए, वो 250 किलोमीटर लंबी है। और ईरान के जो प्रमुख मेन बंदरगाह है उसका नाम है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास की खासियत ये है जो इसको अहम बना देती है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास, और हॉर्मुज जो सबसे ख़तरनाक कीमती रास्ता है उससे सिर्फ महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर हॉर्मुज में कुछ भी उथल पुथल होती है तो इस बंदरगाह के ज़रिए सबसे जल्दी ईरान अपना काम कर जाता है। अब यही बंदरगाह और यही हॉर्मुज ईरान के लिए एक तरह से हम कहें राजनीतिक हथियार भी है, ज़मीनी, क्योंकि उसे पता है सारे तेल गैस 20% इसी रास्ते से जाना है। तो यहाँ पर वो एक पहरेदार और सिपह सालार की तरह बैठा रहता है और फिर आसानी से कंट्रोल करता है इस पूरे रास्ते को। तो इस समुद्री रास्ते से जो 2500 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, वहाँ से गुजरकर ईरान पर हमला करना या उस पर वार करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले पहाड़ और फिर समंदर जो ढाल बना हुआ। अब मान लीजिए कि किसी ने, दुश्मन ने, हालांकि 500 सालों में आज तक हुआ नहीं है कि पर्वतमाला को किसी ने पार किया। समुद्री रास्ते से ज़रूर कई बार घुसपैठ हुई, लेकिन पहाड़ी रास्ते से कभी नहीं। फिर भी एक बार मान लीजिए कि चलिए पहाड़ को भी भेज दिया और समुद्री रास्ते से भी ईरान पर धावा बोल दिया, पर इसके बावजूद ईरान पर कब्ज़ा आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास, ईरान के पास एक तीसरी चीज़ है। जो भी दुश्मन देश अगर पहाड़ और समंदर का सीना चीरता हुआ ईरान में घुसता है तो उसे एक तीसरी चीज़ का, चुनौती का सामना करना पड़ता है, और वो तीसरी चीज़ है ईरान का रेगिस्तान। ईरान का रेगिस्तान, दो विशाल रेगिस्तान है ईरान के पास, दो बहुत बड़े। इनमें से एक का नाम है दश्त लूत, दश्त का मतलब ही होता है रेगिस्तान, और दूसरा है दश्त कबीर। जो लूत रेगिस्तान है वो कहते हैं इस पूरी दुनिया में धरती का सबसे गर्म इलाका है। 2005 में यहाँ पर मैक्सिमम जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो था 70 डिग्री सेल्सियस। तो अगर गलती से कोई इस रेगिस्तान से गुजरे भी तो वो तो वैसे ही गर्मी में मर जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे गर्म इलाका है ये
दश्त लूत, तो उसको पार करना मुश्किल है। फिर ईरान की जो पूरी बनावट है भौगोलिक, पहाड़ हो गया, समंदर हो गया और इसके बाद ये रेगिस्तान हो गया, तो इन तीनों चीज़ों को पार कर कर ईरान की सत्ता या ईरान के शहरों तक पहुंच और कब्जा करना दुनिया के देशों के लिए एक सपना रह गया और पिछले 500 सालों से ये चला रहा है। लेकिन सिर्फ ये तीन चीज़ नहीं है जिसने ईरान को अभी तक सुरक्षित रखा है, इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब 1979 में रज़ा शाह पहलवी की सत्ता गई और इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी वहाँ के सर्वोच्च नेता बने, तो उसके बाद उससे पहले जो इजराइल के साथ ईरान का संबंध था राजा शाह पहलवी के दौरान, वो सब ख़त्म हो गया, इजराइल से रिश्ते तोड़ लिए। अब ईरान को पता था कि इजराइल से दोस्ती के जगह अब दुश्मनी करने से मुश्किल ये होगा कि इजराइल अब ईरान पर हमला भी करेगा फ्यूचर में और नुकसान भी पहुंचाएगा। उधर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के जन्म और उससे पहले ईरानी रिवॉल्यूशन 1979 की क्रांति के बाद ईरान को ये भी पता था कि अरब के कई देश अब ईरान के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि जिस तरीके से 1979 की क्रांति हुई और खुमैनी वहाँ के सर्वोच्च नेता बने और उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई, तो कल को हो सकता है ईरान अपना दायरा फैलाए और अरब के देशों पर भी कब्जा कर ले, हमला कर दे। तो बहुत सारे अरब के देश, और फिर शिया और सुन्नी वाली बात थी, ईरान के दुश्मन हो गए और इजराइल तो खैर शुरू से ही दुश्मन था। तो अब ईरान को यह महसूस हुआ 1979 के बाद, खुमैनी के आने के बाद, कि अगर हमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया तो फिर ईरान एक तरफ से इजराइल से मारा जाएगा और दूसरी तरफ अरब देश, और अरब देश को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका। 79 में जैसे इजराइल से दुश्मनी हुई, उसके बाद अमेरिका से भी हो गई, क्योंकि अमेरिका को भी ईरान ने अपना दुश्मन करार दिया था। तो वैसी सूरत में उस वक्त ये सोचा गया कि ईरान को एक मजबूत कैसे देश बनाया जाए, कैसे अरब देशों से और इजराइल से ख़ुद को महफूज रखा जाए। तब ईरान ने एक बहुत चालाकी भरा काम किया। उसने इजराइल पर भी दबाव बनाने का फैसला किया और अरब देशों पर भी, एक साथ, एक तीर से दो निशान। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं किया, उसने अब इनडायरेक्ट तैयारी शुरू की। जो भी इजराइल के खिलाफ थे, ऐसे अलग अलग देशों के जो छोटे छोटे गुट थे, उनको ईरान ने अपना सपोर्ट देना शुरू किया, उनको अपने मिसाइल देना शुरू किए, हथियार देना शुरू किया, और एक तरह से उनके पीठ पर अब ईरान का हाथ था। जैसे फ़िलिस्तीन में हमास था, तो हमास को ईरान ने सपोर्ट कर दिया, हथियार देने शुरू किए। लेबनान में हिजबुल्ला था, हिजबुल्ला की भी पीठ पर ईरान ने हाथ रख दिया। सीरिया की फतेह मियून ब्रिगेड, इसको भी ईरान ने पैसे और हथियारों से मदद करना शुरू किया। इराक का बद्र गुट था, अल बद्र गुट, उसको भी ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया, और यमन में हूती। तो ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन थे जो फ़िलिस्तीन की लड़ाई को लेकर इजराइल से लड़ रहे थे, बट पीठ पीछे इनकी जो पूरी मदद हो रही थी वो ईरान कर रहा था। अब इस पूरे नेटवर्क को, जो इन सारे लोग थे, जिनमें फ़िलिस्तीन का हमास, लेबनान का हिजबुल्ला, सीरिया का फतेह मियून ब्रिगेड, या इराक का अल बद्र गुट, या यमन के हूती, इन सब को मिलाकर जो एक नेटवर्क तैयार हुआ जिसमें ईरान पीछे था, उसका नाम था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और इसी नाम से जाना जाता है। तो अब काम ये हो रहा था कि फ़िलिस्तीन के नाम पर इजराइल पर मिसाइलें और बाकी चीज़ें हमला ये कर रहे थे गुट, छोटे छोटे, लेकिन पीछे से मेन हाथ था ईरान का। और इसके ज़रिए अब अरब के देशों को भी पता चला कि ईरान फ़िलिस्तीन में लड़ रहा और इन गुटों के साथ, तो अरब के देश भी डरे। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे इजराइल ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल को बनाने में जो महारत हासिल की, तो उसके बाद पश्चिम के देशों को भी लगा कि अगर ईरान पर हमला करते हैं तो वो मिसाइल से पलटवार करेगा, तो वो भी सोच समझकर खामोशी से काम करने लगे। तो धीरे धीरे अरब के देश भी ईरान से डरने लगे और उधर इजराइल को भी एहसास था। फिर इसी बीच आया कि यूरेनियम को शुद्ध कर रहे हैं और अब ईरान परमाणु बम, परमाणु हथियार बनाने की तरफ लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ईरान करता गया। लास्ट में जब 2025 जून में 12 दिन की जंग हुई ईरान और इजराइल के बीच, तो 12 दिन की जंग के बाद खुद इजराइल ने युद्ध विराम यानी सीज़ फायर का ऐलान किया था। उसकी वजह ये थी कि जो ईरान के ड्रोन थे, ईरान की मिसाइलें थीं,
उन सारी चीज़ों ने एक तरफा जो युद्ध को रहने नहीं दिया। इजराइल को भी नुकसान हुआ, फिर अमेरिका बीच में आया, फिर युद्ध विराम हुआ। ईरान शुरू से ये कहता है कि हम किसी पर पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर हमला होगा तो हम पलटवार करेंगे, हम जवाब देंगे। और इस बार भी जो 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ वो अमेरिका और इजराइल ने पहल की, और इसीलिए अब बार बार ईरान कह रहा है कि हमने जब पहल की नहीं, हम तो डिफेंड कर रहे हैं अपने देश को, और हम ये करते रहेंगे। और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी मिसाइल ख़ास तौर पर अमेरिका तक हैरान है कि ऐसे ऐसे मिसाइल कहाँ से आ गए। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ हुई थी, F-35 को गिराना या F-15 को गिराना तो था ही था, लेकिन एक चीज़ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया वो ये था कि ईरान ने इसी जंग के दौरान पहली बार 4,000 किलोमीटर दूर, ईरान के सरहद से 4,000 किलोमीटर दूर, हिंद महासागर के बीचों बीच जो डिएगो गार्सियो, वहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन का एक जॉइंट एयरपोर्ट है, एक तरह का उनका, जहाँ से जेट और ये सारी चीज़ें उड़ान भरते हैं। ईरान से 4,000 किलोमीटर दूर, वहाँ ईरान ने 2 मिसाइल दाग दिए। एक हालांकि ख़राब हो गया हवा में ही रास्ते में, दूसरे को अमेरिका ने दावा किया कि हमने उसे रोक दिया। लेकिन परेशान ये है अमेरिका की 4,000 किलोमीटर तक ईरान ने अपने रॉकेट दाग दिए इस डिएगो गार्सिया के, अमेरिका और ब्रिटेन के जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर। तो इसको लेकर इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ईरान के पास इतनी दूर तक मार करने वाले ऐसे मिसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये करके, और ये अब रिकॉर्ड पर है, खुद अमेरिका ने भी मान लिया। तो ये सारी चीज़ों ने परेशान कर दिया। अभी 2 दिन पहले की बात है कि ईरान ने इजराइल के रेलवे स्टेशन और ट्रेन, वहाँ पर भी मिसाइल दागे, जिससे तबाही हुई। साथ ही नेतन्याहू के जो घर है, रिपोर्ट आई कि घर तक पर मिसाइल गिरा। तो ये सारी चीज़ें इस जंग से पहले कभी नहीं हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के 28 मार्च को शुरू हुआ था और उन्होंने 6 मार्च को एक बयान दिया था। बयान ये था कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना, सब सरेंडर कर दो, जान बच जाएगी, नहीं करोगे मारे जाएंगे। 24 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरा बयान देते हैं कि हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स, उनके एयरक्राफ्ट्स, उनके रेडार, उनकी लीडरशिप, टॉप सेकंड लीडरशिप, उसके बाद जो उत्तराधिकारी बनेंगे, उन सबको ख़त्म कर दिया और अब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई बचा नहीं। ये 7 मार्च का स्टेटमेंट है। 17 मार्च को वही डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन बाद फिर एक बयान देते हैं और कहते हैं कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर निकला ईरान और अब भी लड़ रहा है, और उसके पास मिसाइल जितना है हमें अंदाज़ा नहीं था। तो सवाल ये है कि जब जंग के पहले हफ्ते में ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके कि हमने उनके एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट, नेवी, लीडरशिप सब खत्म कर दिया, तो पिछले 2 हफ्ते से फिर ईरान में लड़ कौन रहा है? उनके पास ये मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने तब झूठ बोला या उन्हें झूठी जानकारी दी गई थी? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA तक के पास पूरी जानकारी नहीं थी। और इस बार तो इजराइल भी चौंका हुआ है कि जो इतने सारे हमले जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी। तो यही वजह है कि ईरान की ये 3 चीज़ें और ऊपर से ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मतलब वो चीज़ें जिसको दावा अब तक किया जा रहा था इस जंग से पहले कि डिटेक्ट नहीं कर सकता, असल में ईरान ने एक और काम किया। जो जितने भी मिसाइल पहले इजराइल गिरा देता था अपने एंटी उससे, लेकिन इस बार क्या किया कि ईरान ने उनके रडार को ही तबाह कर दिया। रडार वो जगह जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आती थी कि फ़लाना कोई मिसाइल गुजर रहा है या उसको पकड़ा है, चेक किया उसका ये रूट है, लेकिन जो रडार पकड़ता था उस रडार को ही जब तबाह कर देंगे तो आप फिर वो पकड़ेगा कैसे? तो उसने सीधे दिल पे चोट की, और इसीलिए इस बार इजराइल में भी काफ़ी तबाही हुई। तमाम इमारतों की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। तो सोच से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ ईरान ने पलटवार किया, और अब 23 दिन की जंग के बाद खुद ट्रंप, जिन्होंने जंग की शुरुआत की, आज ये कहने को मजबूर हैं कि 5 दिन के लिए हम सीज़ फायर कर रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि हम क्यों, जंग उन्होंने शुरू की है, वो रोके, हम कौन होते हैं? बट पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात यही होगी कि ये जंग थमे, क्योंकि अब बात
जो सैन्य ठिकानों से और बाकी जगहों से हमले से हुआ अब तेल और गैस और बिजली तक पहुंच गई और इसका एक लंबा असर हो सकता है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने इशारों में ये भी बताया कि जिस तरह कोरोना काल में जो मुसीबतों का हमने साथ सामना किया, इसी तरह इस बार भी हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर ये जंग नहीं रुकी तो फिर पिछली बार कोरोना था, इस बार सिलेंडर, गैस, तेल, इसके लिए शायद हमें जूझना पड़ेगा। तो ऐसा दिन ना आए, उससे अच्छा है कि ये 5 दिन की जो सीज़ फायर है इसमें अमल हो और फिर परमानेंट ये जंग रुके, यही दुआ है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।